गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 3D का नेक्स्ट टॉपिक प्लेन। 3D को डिवाइड किया गया दो पॉइंट्स हैं, दो मेन टॉपिक में, एक लाइन और एक प्लेन। लाइन हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्लेन। प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी एंड कॉम्पिटिटिव के लिए भी। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे, प्लेन इन स्पेस। मतलब प्लेन कैसे डिफाइंड होता है स्पेस में, जैसे हमने लाइन में भी देखा कि लाइन स्पेस में कैसे डिफाइंड होता है। उसमें दो टाइप देखे अपन ने कि लाइन कैसे डिफाइंड होती है, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया। दूसरा हमने देखा इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू पॉइंट। वैसे ही अब हम देख रहे हैं प्लेन कैसे डिफाइंड होगा स्पेस में। तो पहला आया नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं बेटा नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन का मतलब है हमें क्या क्या दिया होगा वो ध्यान रखना है। आपको बता दिया मैंने कि 3D में स्पेशली ये ध्यान रखना है कि क्या गिवन होगा, हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन का मतलब ये हुआ मेरे पास दिया होगा कि एक प्लेन है 3D में डिफाइन करना है एंड प्लेन डिफाइन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक परपेंडिकुलर वेक्टर है जो प्लेन पे परपेंडिकुलर था, बोल सकते थे ऐसे इनफाइनाइट प्लेन होंगे, यूनिकली डिफाइन नहीं हो पाया। तो यूनिकली डिफाइन करने के लिए मुझे एक कंडीशन और देना पड़ेगा कि आल्सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब डेफिनेटली यूनिकली डिफाइन हो गया है प्लेन। मैंने बोला होता है कि एक परपेंडिकुलर वेक्टर हो, तो परपेंडिकुलर वेक्टर जैसे इनफाइनाइट प्लेन पे परपेंडिकुलर ये हो सकता था, यूनिकली डिफाइन नहीं हुआ। तो इसमें मैंने एक कंडीशन और अप्लाई कर दिया कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू गिवन प्लेन इज d। यस, अब यूनिकली डिफाइंड हो गया। तो यहाँ पे नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर जो है, हमेशा ध्यान रखिए दो ही चीज चलती है बेटा पूरे चैप्टर में। लाइन का कोई भी सम होगा तो वहाँ पे पैरेलल वेक्टर से चलेगा, और प्लेन का कोई भी सम होगा तो वहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर से चलेगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिया मैंने n। ये जो है बेटा इसमें परपेंडिकुलर वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है मेरे पास, n वेक्टर। तो हमेशा अपन जैसे देख रहे हैं कि दोनों फॉर्म होते हैं, वन इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म, अदर वन इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन बनता है r डॉट n कैप इक्वल टू d। r जनरल फॉर्म है, n कैप क्या है बेटा, इसका यूनिट वेक्टर n वेक्टर का। तो n कैप कैसे मिलता है बेटा, हमें पता है n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो देखा जा रहा है कि ये उसका डायरेक्शन कोसाइन है। तो अगर मैंने डिफाइन कर दिया लेट r वेक्टर जनरल फॉर्म xy yj and zk, और n वेक्टर ले लिया मैंने ai bj and ck वेक्टर, राइट। तो यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा, मैंने मान लिया इसका डायरेक्शन कोसाइन है, तो उसकी इक्वेशन आ जाती है बेटा lx my plus mz is equal to d। इसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, where l and r डायरेक्शन कोसाइन ऑफ n। ये क्या कहलाता है, इसके डायरेक्शन कोसाइन। और इस फॉर्म को ही कहा जाता है बेटा कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन। क्लियर, इस फॉर्म को कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। पूरे फॉर्म का नाम है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब दो चीजें दी होगी, फिर से ध्यान से समझ लो। एक दिया होगा परपेंडिकुलर वेक्टर, तो परपेंडिकुलर वेक्टर है n वेक्टर। कोई भी प्लेन का सम हो हमेशा किससे चलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर से। और अगर मैं परपेंडिकुलर वेक्टर बोलता तो यूनिकली डिफाइन नहीं होगा। और यूनिकली डिफाइन करने के लिए मुझे डिफाइन करना पड़ा कि एक मेरा ओरिजिन से इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, d ग्रेड। तो इसकी इक्वेशन बनती है r डॉट n कैप इक्वल टू d। n कैप हमें आता है फाइंड करना, और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखा तो आ जाएगा lx plus my plus mz इक्वल टू d, where l and r the direction cosine of perpendicular vector n। क्लियर, नोट डाउन करिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म होता है बेटा सेकंड फॉर्म, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम एग्जाम में उसी फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेकंड फॉर्म को अच्छे से समझिएगा और उसमें क्या गिवन होगा वो पहचानिएगा। तो सम में आपको देख के पता लगे कि सेकंड फॉर्म से सम आया है। तो स्टार्ट डाल लीजिए ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through a given point. It passes through a given point. A. The question vector is A, and a perpendicular vector is n vector। दो चीजें दी रहेगी जैसा मैंने आपको बोला, तो उससे आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए। मुझे बोला जाएगा एक पॉइंट है, इससे प्लेन पास होता है, और दूसरा एक परपेंडिकुलर वेक्टर है n वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या बन जाएगा? क्लियर हो जाना चाहिए। पहले तो आपको मीनिंग की क्या हुआ, एक प्लेन है जो ए पॉइंट से पास होता है और ए उसके परपेंडिकुलर वेक्टर दिया होगा, तो यूनिटली डिफाइंड हो जाएगा प्लेन इन द स्पेस। तो हमेशा ध्यान रखिए यूनिटली डिफाइंड होने के लिए दो कंडीशन होगा, प्लेन एक पॉइंट से पास होगा ए से और एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन बनेगा। हमेशा ध्यान रखिए हर एक सम के आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म लिखना है। इसकी इक्वेशन होती है r माइनस a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। r माइनस a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, सबका मीनिंग आपको क्लियर है, सब लिखा हुआ है। r जनरल फॉर्म है, a नो पॉइंट है जिससे प्लेन पास होता है, एंड n वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है, जिसका वेक्टर फॉर्म बनता है r माइनस a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। इसी का कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें लिखना है इजीली कन्वर्ट कर सकते थे। r वेक्टर जनरल फॉर्म ले लिया जो अपन लेते हैं हमेशा xi yj z के वेक्टर, एंड a वेक्टर हो गया जिससे पास हो रहा है पॉइंट, तो x1 y1 and z1 के, एंड n वेक्टर ले लिया मैंने a i a b c c ले लिया है। क्या आपको ध्यान रहेंगे इसके डायरेक्शन रेशियो, और कैपिटल इसलिए लिया है कि बस दोनों में डिफरेंस आपको पता लग सके, और यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो को ही रिप्रेजेंट करता है। इन सब की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो देख सकते हो r माइनस a का मतलब हो जाएगा x माइनस x1 i के मतलब में y माइनस y1, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस z माइनस z1 ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर के साथ, n वेक्टर क्या चल रहा है ai bj and ck, राइट, इस इक्वल टू क्या चल रहा है अपने पास, जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगा तो i j k हट जाएगा, तो ये क्वेश्चन क्या आ गई a x माइनस x1 b y माइनस y1 और c z माइनस z1 इक्वल टू 0। सबका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए, ये बन गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, और सबके बारे में पता होना चाहिए क्या है। तो a के जो प्रोडक्ट है वो है x1 y1 z1, जिससे पॉइंट है passes through plane, plane जिससे पास होता है वो वाला पॉइंट, एंड a b c जो है are direction ratios of perpendicular vector and
क्लियर? तो ए बी सी क्या बेटा डायरेक्शन रेशियोज है परपेंडिकुलर वेक्टर n। समझ में आ गया होगा? इस फॉर्म को कहते हैं एक पॉइंट जिससे प्लेन पास होता है और दूसरा एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया होता है। तो ये वाला फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका वेक्टर फॉर्म है r - a डॉट n इक्वल टू 0 और इसका कार्डिनल फॉर्म है a x - x1 plus b y - y1 plus c z - y1। क्लियर? नोट करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तीन तरीके से डिफाइन होता है प्लेन स्पेस में। हमने देख लिए दो फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच passes through a given point and a perpendicular vector is given। क्लियर? थर्ड फॉर्म रेयर पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत कम आता है। तो थर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through three non-collinear points. Which passes through three non-collinear points. Non-collinear का मतलब आप समझते हो? जो एक लाइन में ना सेकंड थर्ड फॉर्म बनता है प्लेन का जो तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो मीनिंग इतना सा है कि प्लेन डिफाइन किया है सिंगल पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं। तो उससे भी मेरे पास क्या डिफाइन होता है? यूनिकली प्लेन। क्लियर? तो तीन फॉर्म है प्लेन को डिफाइन करने के स्पेस में। इसकी इक्वेशन आती है वेक्टर फॉर्म, सबके दोनों फॉर्म होते हैं वेक्टर फॉर्म एंड कार्डिनल फॉर्म। तो इसका वेक्टर फॉर्म बनता है r - a डॉट b - a क्रॉस c - a। क्लियर? r - a डॉट b - a क्रॉस c - a। देखा जाएगा आपको समझ में आ गया होगा। ये अगेन मेरे पास स्केलर प्रोडक्ट ही बना a डॉट b क्रॉस c। तो इसका कार्डिनल फॉर्म लिखना है तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि क्या करेंगे। कार्डिनल फॉर्म आ जाएगा r में डिफाइन कर लिया xi yj zk, a डिफाइन कर लिया x1i y1j z1k, b डिफाइन कर लिया x2i y2j and z2k, c डिफाइन कर लिया x3i y3j and z3k। तो मैंने क्लियर है बेटा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बता रखा है कि जब भी अपन इसका कार्डिनल फॉर्म लिखेंगे तो आंसर x y z में आएगा। और ये वाली इक्वेशन देख सकते हो आप, ये और कुछ नहीं है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको समझा रखा है कि क्या बन जाएगा, वो एक डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो जैसे मैं बात करूं r - a, तो r - a क्या जाएगा x - x1 y - y1 एंड z - z1। समझ गए होंगे। b - a क्या जाएगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। c - a क्या जाएगा x3 - x1 y3 - y1 एंड z3 - z1। सिंपल सा जस्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ये बना इसका कार्डिनल फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म होता है r - a डॉट b - a क्रॉस c - a और इसी का कार्डिनल फॉर्म इसमें प्रिंसिपल्स किया, ये बना a डॉट b क्रॉस c। तो a डॉट b क्रॉस c समझा रखा आपको क्या बन जाता है, ओनली एक डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे आया r - a, ये है b - a और ये है c - a। आप कर लीजिए।
नेक्स्ट फॉर्म आया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट का मतलब आपको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन तीनों एक्सिस पे कैसे कट करता है, कितना पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ए पे मान लीजिए ए पार्ट है, वाई पे मान लीजिए बी है और जेड पे मान लीजिए 0 0 सी। तो बिल्कुल जैसे लास्ट ईयर आपने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, वैसे ही होता है x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1. This is intercept form of a plane where a b c are intercept on x, y and z axis respectively. समझ गए होंगे? तो इंटरसेप्ट का मतलब है बेटा तीनों एक्सिस पे कितना पार्ट कट करेगा। तो एक्स पे कट रहा है a, y पे b, z पे c। उसका फॉर्म होता है, इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। और a b c क्या है, यहाँ पे इंटरसेप्ट है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस x y z रेस्पेक्टिवली। नोट कर लो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through intersection of two given planes। मुझे बेटा दो प्लेन दिए होंगे, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले थर्ड प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। एक प्लेन है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है। सिंपल सा मीनिंग आप समझो तो ये मतलब है ये दो प्लेन और इनके इंटरसेक्शन से ये P1 P2 और ये मेरा रिक्वायर्ड है। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में कई बार पूछा गया है। सिंपल सा मीनिंग इतना सा है जैसा मैंने आपको अभी बताया, दो प्लेन है और इनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन डिफाइंड होता है। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड प्लेन। मान लीजिए P1 और P2 गिवन प्लेन है और ये वाला है मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन। अब हमें पता है, मैंने मान लिया गिवन प्लेन है P1 प्लेन है A1x, P1y, C1z B1 equal to 0 और प्लेन 2 है। दो प्लेन दिए होंगे बेटा A2x, B2y C2z plus B2 is equal to 0, राइट। मुझे सिंपल सा मीनिंग ये करना है बेटा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जब आप लिखोगे फॉलो करना है सिंपली फर्स्ट प्लेन। एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, वही ध्यान रखना है। तो फर्स्ट प्लेन प्लस
lambda times of second length equal to 0। इतना सा इसका इक्वेशन याद करना बहुत सिंपल। जब भी बोला जाए मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू टू गिवन प्लेन, कुछ नहीं करना है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन। लैम्डा फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होगा, इसमें कंडीशन अगर मैं रखूं तो सिंपल सा मीनिंग हो गया a1x b1y c1z plus d1 plus lambda times of a2x b2y c2z d2 equal to 0, right? a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda times of a2x plus b2y plus c2z। तो कोई भी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। जैसे लिखा हुआ है वर्ड कि प्लेन का इक्वेशन फाइंड करिए जो इंटरसेक्शन से पास होता है दो प्लेन के, तो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर देना है। फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन, लैम्डा के लिए कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा, उससे मुझे लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा, राइट? नोट करिए। चलिए नेक्स्ट है कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब हो गया कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, हम कैसे प्रूफ करेंगे। मान लिया मेरे पास लाइन 1 है आर a1 प्लस लैम्डा b1, राइट? और लाइन 2 है आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b। बोला गया मुझे कि प्रूफ करो कि लाइंस आर कोप्लेनर। आपको ध्यान हो तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और उसमें देखा था डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। इसका फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का मैंने आपको लिखवाया था। डिस्टेंस का फॉर्मूला आता था a2 minus a1 dot b1 plus b2, याद आ गया होगा, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 plus b2। क्लियर? तो ये था बेटा मेरे पास स्क्यू लाइंस का दूसरा मतलब था नॉन कॉलिनियर, याद होगा आपको भी लिखवाया है, या नॉन कोप्लेनर लिखवाया है आपको। तो नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होगा, जब एक प्लेन में नहीं है, राइट? नाइदर इंटरसेक्ट नॉर पैरेलल। पर अब आप क्या बोल रहे हो, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्टेंस को 0 कर दूं मैं, इसका तो एक प्लेन में होगा तभी ना। तो मेरे पास यहाँ से कंडीशन आ गया, तो सिंपल सा मीनिंग बन गया a2 minus a1। बुक में अलग तरीके से बता रखा, मैंने अलग तरीके से समझाया, समझाने के लिए आपको बताया, ध्यान रखने के लिए आपको बताया कि कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन आ गया a2 minus a1 डॉट b1 plus b2। जैसे ही बोला जाए प्रूव दैट लाइंस आर कोप्लेनर, तो इसको डिटरमिनेंट को 0 बता देना। और ये सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया बेटा, ये क्या बन गया अपने पास, a1 है मेरे पास x1 है y1 है z1 है, a2 वेक्टर हो जाएगा x2 y y2 है z2 के, b1 वेक्टर होगा a1 b1j प्लस c1, और b2 वेक्टर होगा a2y प्लस b2j प्लस c2k। अब अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता है तो ये वापस से क्या बन गया बेटा, अपने पास डिटरमिनेंट बन गया स्क्वायर प्रोडक्ट a डॉट b क्रॉस c। इसका कार्टेशियन फॉर्म देखो मैं तो बहुत इजी हो गया,
तो ये कॉम्पिटिटिव में भी आया हुआ है, पूछा जाता है। कोई भी अननोन की वैल्यू फाइंड करवा देंगे कि जब लाइंस को प्लेनर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा डिटरमिनेंट को 0 पुट कर देना या 0 लेके चलना है। पहले क्या आ रहा है a2 - a1, a2 - a1 का मतलब हो गया h2 - a, y2 - y1 एंड z2 - z1। फिर आ रहा b1 क्रॉस b2, तो b1 का मतलब हो गया a1 b1 c1, समझ गए होंगे। b2 का मतलब हो गया a2 b2 एंड c। तो इस डिटरमिनेंट को सिर्फ लिख के बता देना है आपको 0, तो प्रूफ हो जाएगा लाइंस आर कोप्लेनर। बहुत सिंपल है, कैसे आया वो भी समझ आ गया होगा। तो मैंने इसको सिर्फ बताया आपको स्क्यू लाइंस के कॉन्सेप्ट से, जो हमने इससे पहले पढ़ा था। तो a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 0 करोगे तो प्रूफ हो जाएगा लाइंस आर कोप्लेनर। नोट करिए।